बीरवा के इस लालपुरा गांव के एक जांबाज सिपाही जो इस मुल्क हिंदुस्तान अपने इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी पूरी कश्मीर की लीडरशिप शहीद आशिक हुसैन के घर में ताज़ियत के लिए आए। इनकी फैमिली से, खास तौर से इनके बच्चों से मिलना हुआ। परसों 2 दिन पहले हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन इस मुल्क की हिफाजत करते करते, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते देते लाल चौक अनंतनाग में शहीद हुए, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर गमजदा है। एक ऐसे परिवार से ये जांबाज सिपाही था जिस परिवार ने ठीक आज से 31 वर्ष पहले 1995 में फरवरी के महीने में आशिक हुसैन के वालिद, आशिक हुसैन के फादर इसी परिवार से जो 1995 में शहीद हुए थे, और आज ये दूसरी शहादत उसी के बेटे आशिक हुसैन की इस मुल्क की हिफाजत करते करते हुई है। मैं कहता हूं सिर्फ हम नहीं, पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान इस परिवार का, इस फैमिली का कर्जदार है, और मुझे नहीं लगता कि हम इनका कभी कर्जा उतार पाएंगे। हम तो सिर्फ आज ताज़ियत के लिए आए। पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से कंडोलेंस, हमदर्दी, और इसके अलावा अभी मुल्क के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब की भी बात शहीद आशिक हुसैन के बेटे अबसार से कराई, और जनाब अमित शाह साहब ने भी अपनी ताज़ियत दायर की। उन्होंने मुझे कहा था कि जब वहां जाओगे मुझे इनके परिवार से बात कराना, और जब मैं कश्मीर आऊंगा तो जरूर यहां पे आऊंगा। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि जिस परिवार ने 2 शहादतें इस मुल्क के लिए दी है, उस परिवार की सारी मुसीबत, परेशानी, समस्याएं, इसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ लफ्जों में नहीं, ये सिर्फ शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकल भी इस फैमिली को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ मुल्क खड़ा है, हमारे साथ भारत सरकार खड़ी है। ये विश्वास दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे आए। स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, किस नजरिए? आज प्योरली हम शहादत में ताज़ियत के लिए आए हैं, और अगर मैं कोई लफ्ज दाएं बाएं करूं तो ये इस ताज़ियत में मुझे लगता है कहीं न कहीं कोताही होगी। इस गांव की डिमांड है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इन्होंने बहुत सुंदर सवाल पूछा। एक ऐसा शहीद लालपुरा से निकला है, और इस शहीद का, मैं तो कहता हूं ये परिवार 2 शहीदों का है। इनका नाम रखने के लिए, नाम जिंदा रखने के लिए, लालपुरा की एक पहचान के लिए कहीं न कहीं एक, कोई इसे कहेंगे हम कि ऐसा स्टेच्यू, ग्राउंड, स्कूल, कोई न कोई ऐसी निशानी इस गांव में हो, इस बीरवा में हो, ये हम पूरा प्रयास करेंगे और विश्वास भी दिलाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है कुर्बानी पेश करते हैं, और क्यों जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बलि का बकरा बना दिया जाता है? हालांकि मोदी जी का नारा है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है और कोई खतरा नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, तो फिर ऐसे मामला क्यों आते? और मेरे भाई, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक लड़ाई 36 सालों से चल रही है, और उस लड़ाई के पीछे एक मुल्क लगा है। ये कोई 2 घरों के बीच में, 2 खानदानों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये 2 मुल्कों के बीच में,
और वो मुल्क बहुत चतुराई से यहाँ पे हमारे लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन इस 36 साल की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, पिछले 4-5 साल में आप ऊपर वाले को साक्षी रख के ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत हद तक डिक्लाइन हुआ है। ये हादसा लगभग 1-1.5 साल के बाद हुआ, वरना यहाँ पे भाई साहब आप शायद छोटे हैं, हमने यहाँ पे दिन में 10-10 लाशें देखी हैं गिरते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में। पूरी बस की बस नीचे उतार के गोली का निशाना बनता था। यहाँ पे हमने दूल्हा दुल्हन गोली का निशाना बनते देखे हैं। यहाँ पे हमने क्या नहीं देखा, आज कहीं न कहीं इस पे कंट्रोल किया है, और कंट्रोल होते होते बीच में इस प्रकार का इंसिडेंट अभी हमें ये याद दिलाता है कि पूरी तरह से अभी रूट आउट टेररिज्म नहीं है। सर जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आ गए थे क्योंकि इसकी रिस्क अलाउंस नहीं है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो काम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए किया है, या मुल्क या वतन की हिफाजत के लिए किया है, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को रिस्क अलाउंस होना चाहिए। मैंने आज से पहले कुपवाड़ा में भी कुछ दिन पहले कहा था, किसी ताजियत पे ही मैं गया था, डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है और ये डिजर्व करती है जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने आप में पूरे मुल्क में एक डिफरेंट, एक यूनिक पुलिस है जिसने टेररिज्म को यहाँ पे ख़त्म किया है और अभी लड़ भी रहे। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि रिस्क अलाउंस होना चाहिए और उसके लिए कवायद चल रही है। पिछले कई सालों से अपनी डिमांडें रख रहे हैं सरकार के सामने, अभी तक रेगुलराइज उनको नहीं किया। देखिए, रेगुलराइज का कोई अहम भूमिका रहती है ड्यूटी के दौरान। एसपीओज का रेगुलराइजेशन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, शायद आपको नहीं पता होगा। एसपीओज जब तक मोदी सरकार नहीं थी तब तक 3,000 की इनकी सैलरी थी, और वो भी पूरे तरीके से नहीं मिलती थी। मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद एक मैकेनिज्म बना कि 5 साल तक 3,000, 5 साल के बाद पता नहीं 9 साल या 10 साल के तक 15,000, ऐसे 18 साल नहीं 15 साल की सर्विस में 18,000। और रेगुलराइजेशन के लिए इनका कोटा होता है, पुलिस में जब भर्ती होती है इनको स्पेशल नंबर दिया जाता है। लेकिन अभी जो एसपीओज की डिमांड है वो डिमांड सैलरी एनहेंसमेंट की है, वो ज़ेरे गौर है मरकजी हुकूमत के, और आप यकीनन बहुत जल्दी सुनेंगे कि एसपीओज की जो डिमांड एनहेंसमेंट ऑफ सैलरी है वो भी पूरी होगी। शर्मा साहब, बीरवा में बहुत बड़ा सान्या हुआ, 20 शॉप, इसका बहुत अफसोस है, मैं इसका मैं बहुत पीएम पैकेज होना चाहिए इस पे। देखिए, बीरवा का जो कम्प्लेक्स गिरा है वो हमने भी देखा है, और ज़रूर जो लोगों का नुकसानात हुआ है, यहाँ पहले जम्मू कश्मीर सरकार को तो पहले देखना चाहिए। हम हर चीज़ मरकज़ पे डालें वो तो ठीक है, लेकिन रियासती हुकूमत तो मांगे। मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए, वो तो देखे कि कितना नुकसान हुआ है, वो मरकज को भेजे, फिर हम भी मदद करेंगे। इनका काम भी कुछ है ना कि नहीं है? सीधे दुकानगिरी तो मरकज, सड़क बनानी तो मरकज, तो इनको क्या ऐशो आराम करने के लिए रखा है? आप यहाँ से भेजिए, प्रपोजल भेजिए मरकज को, मरकज देने को तैयार है। और ये हमारे वजीर आला साहब ने हर बार माना है कि दिल्ली दिल खोल के पैसा मुझे दे रही है, तो मांगे तो सही।